दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। यहाँ पे हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत की है, आईटी कंपनीज में आज क्यों तेजी बनी उसको लेकर डिस्कशन किया है, आईटी कंपनीज के ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है और भी काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पे की है। इस वीडियो में हमने एआई वर्सेस आईटी कंपनीज के ऊपर बातचीत की है कि एआई कंपनीज अगर गिरती है तो इंडियन आईटी कंपनीज कितना चलेगी, कितना पोटेंशियल है, कौन कौन सी कंपनी में कितना दम है, टेक्निकल्स में कितना गैप है, किस में कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिस्क रिवॉर्ड है, किसके नंबर्स अच्छे आए हैं। टोटल 6 कंपनीज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में तेजी नहीं बल्कि मंदी आई है, काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हुए हैं। और कुछ बड़ी खबरें हैं, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे हो तो उन स्टॉक को देखा जाता है जो नीचे अवेलेबल है। लेकिन जब कोई कंपनी का स्टॉक क्रैश होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको खरीद लें, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने को फॉलो करनी होती है, काफ़ी सारी टेक्निकल पैटर्न हमको देखने होते हैं और फंडामेंटल सिचुएशन भी हमको देखनी होती है। तो सीखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज है आज के दिन गिरने वाली कंपनीज के अंदर। तो सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है ग्रो। तो देखिए आज क्या हुआ, 10% के साथ में स्टॉक फिसल गया। और 10% के साथ में फिसला तो है लेकिन सर्किट में चला गया, यानी बेचने वाले इतने थे कि बस खरीदने वाले बचे नहीं, और उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक सर्किट पे चला जाता है। स्टार्टिंग देखे तो स्टार्टिंग ठीक थी, गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ था, उसके बाद में एक बड़ी बिकवाली, फिर इतनी बिकवाली हुई कि बस खरीदने वालों के पास में पैसे खत्म हो गए और बेचने वालों के पास में स्टॉक इतने सारे तैयार हो गए कि ऑर्डर लग गए कि चलो हमको तो सारे स्टॉक्स बेचने हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ उन लोगों को शायद नहीं पता है जो चैनल के वीडियोस को नहीं देखते हैं। अगर आपने कल के वीडियो को देखा होगा तो कल ही मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई स्टॉक इस तरह से तेजी पकड़ता है तो उसके अंदर इन्वेस्टर अगर एंटर हो जाता है लिस्टिंग में या फिर बाद में, तो वो होल्ड रखता है और अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को मेंटेन करता है कि जब स्टॉप टूटेगा तो अपने प्रॉफिट को मैं बुक कर लूंगा। लेकिन देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टॉक टूटता है, आपका ध्यान नहीं होता है, तो वो सर्किट में भी चला जाता है, तो वो वहां पर रिस्क हो जाता है। अब ग्रो क्या ऐसी कंपनी है जिसका स्टॉक 10% सर्किट टू सर्किट गिरता रहेगा और आपको जो प्रॉफिट है आपको मिलेगा नहीं, आपके लॉसेस हो गए। और जिसने ऊपर खरीदा है वो तो मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपीस का है, 56 का पी है। अब ये गिरा है तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया हो, लेकिन काफ़ी ऊपर है। अब देखिए सबसे पहले आप ये बात देखिए कि स्टॉक क्यों नीचे गया। 94% की तेजी बनी, स्टॉक डबल हो गया था। और वैल्यूएशन का कंसर्न है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका था, कि कोई भी एक ऐसा इवेंट होता है, जैसे मान लो नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन है, स्टॉक को चलाएंगे, अच्छे नंबर्स आने की खुशी में लोग बाय करेंगे, और जैसे ही नंबर्स आएंगे ना उससे पहले ही माल ऑफलोड किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा। स्प्लिट एंड बोनस के अंदर भी ऐसा आपने देखा है और भी काफ़ी सारी चीज़ों में अपन ऐसा देखते हैं। नेटवेब के नंबर्स आने वाले थे, उससे पहले भी अपन ने ये देखा, एनवीडिया, ये सब नीचे गए थे नंबर्स आने से पहले, और आप इसके अंदर भी सेम सिचुएशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोटिस करिए कि स्टॉक इतना चल गया था कि बीएससी लिमिटेड के मार्केट कैप को भी ऊपर, मतलब उसके भी ऊपर चला गया था, उसको भी पास कर गया था। निफ्टी की इतनी सारी कंपनीज है, ये कंपनी तो जस्ट अभी आई है। निफ्टी की इतनी सारी कंपनीज है जिसमें टाटा कंज्यूमर है, मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर रेड्डी है। इन कंपनीज के मार्केट कैप से भी ऊपर चला गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। साथ में अगर आप देखोगे ना तो चलो ठीक है, कोई कंपनी का स्टॉक जा रहा है ऊपर तो जा सकता है, वो कंपनी की उसकी वैल्यू है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी कितनी भी बड़ी बन सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे स्टॉक पहुंच जाता है तो फिर पिटाई होती है। अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन कैसे? 1 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट कैप, चलो ठीक है 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और वैल्यूएशन थी 50 के टाइम्स, यानी 50, 55, 56 के टाइम्स पे, विच इज एट 100% प्रीमियम टू इट्स ब्रोकिंग पियर्स। यानी इसकी जो कंपटीशन कंपनी है, कॉम्पिटिटर्स हैं जो हमने कंपेयर किए थे, मोतीलाल ओसवाल, नोवामा, उनसे 100% महंगा है, यानी उनसे डबल के पी पर अवेलेबल है। तो आपको रिजल्ट भी उनसे डबल देने पड़ेंगे, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने पड़ेंगे।
मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक बहुत महंगा है, इसको हो जाना चाहिए 20-30 के पी पर, वो अलग बात है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि आपको क्या लगता है ग्रो कितने पे होना चाहिए, आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन देगा आपको? इसके Q2 के रिजल्ट। और इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं? इसके रिजल्ट आने वाले हैं 21 नवंबर को। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। तो उससे पहले की पिटाई ये देखने को मिली है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया। अब देखिए यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि क्या स्टॉक अभी इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है या फिर नहीं। एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, जो कि मैं भी अग्री करता हूँ, कि रिस्क और रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं है। इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए फर्दर डिप्स के लिए और अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट देखना चाहिए स्टॉक को खरीदने से पहले, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं हुए तो स्टॉक वापस से नीचे आ सकता है। बाकी ठीक है, किसी को सट्टा खेलना है तो वो खेलेगा अभी कि मैं तो खरीद लेता हूँ, रिजल्ट अच्छे गए तो पैसे बन जाएंगे, तो वो सट्टेबाज भी काफ़ी है मार्केट के अंदर, वो खेलना चाहे तो डेफिनेटली आप खेल सकते हैं। बाकी वैसे अगर हम देखें स्ट्रैटेजी वाइज तो नंबर्स का वेट हमको करना चाहिए, जिसने ले लिया, बाकी अभी के हिसाब से उस हिसाब से देखेंगे। एक और झटका इसमें लगेगा, एक और ट्रिगर इसमें मिलेगा। ट्रिगर ये होगा कि 10 दिसंबर, अगले महीने की 10 तारीख को, एक महीने का शेयर होल्डर लॉक इन एंड हो जाएगा, यानी जो लॉक में थे शेयर्स, जो बेच नहीं सकता अभी वो इन्वेस्टर, वो 10 तारीख को या उसके बाद में बेच सकते हैं। वो बेचना चाहेगी तो ठीक है, नहीं बेचना चाहेगा तो अपनी मर्जी है। कितने परसेंट कंपनी बिक सकती है? 2% कंपनी बिक सकती है, ठीक है। तो वो एलिजिबल हो जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, यानी बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जो भी है। सो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो ये मैं आपको बता चुका था। अब देखो स्टॉप अगर किसी ने यहाँ पे देखा होगा तो उसका तो नीचे चला गया, बाकी ओपन मार्केट के अंदर वो ट्रैक कर रहा था, एकदम से सडन डिप हुई तो उसने प्रॉफिट बुक किया होगा। बाकी काफ़ी लोग नहीं कर पाते ऐसे। सो देखते हैं क्या होता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नंबर से पहले की प्रॉफिट बुकिंग होती है। वो 21 के नंबर है तो 19 को बुक हो गया, 20 को हो गया, वो डिपेंड करता है कि मार्केट कब उसको बुक करना चाहे। नेक्स्ट कंपनी है विक्रम सोलर। 5% का झटका इसमें लगा है और मार्केट बंद होते होते एकदम से गिर गया। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसकी वैल्यूएशन को देखने चले तो 41 का पी है। आज के दिन आपने नोटिस किया होगा कि सोलर जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे गए हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है आगे चल के देखते हैं। बाकी देखो, एक ऐसी कंपनी है जिसकी लिस्टिंग सितंबर में हुई है इसी साल के। आईपीओ कंपनी कहूँगा मैं, 1-1.5 साल जब भी होते हैं उसको आईपीओ कंपनी कहते हैं, ठीक है। आईपीओ कंपनी क्या होती है? वो कंपनी इन्वेस्टर का पैसा उठाती है, इन्वेस्टर को डेटा दिखा के। अभी इस डेटा पर कंपनी आती तो इसको अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलती। अब इस डेटा पे कंपनी आई है, पिछले 3 साल का डेटा आपको दिखाया है, 14 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 140, 10 गुना। सो कंपनी ने पैसे उठा लिए। अब क्या है, उसके बाद से कंपनी ने रिजल्ट कैसे दिए हैं, वो रिजल्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर अवेलेबल हो तो, या आप रिजल्ट उसका देख लेना। लेकिन होता क्या है, देखिए ऐसी कंपनीज के अंदर जो भी कंपनी आईपीओ के बाद में आती है वो ट्रेंड बनाती है, या तो वो स्टार्टिंग में ऊपर जाएगी, उसके बाद में इस तरह से ट्रेंड बनेगा, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। अब इसमें ऊपर जाएगी ब्रेकआउट तो वो थोड़ा सा प्लस में मानते हैं कि टेक्निकल्स पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर नीचे जाएगी तो फिर वो नेगेटिवली उसको देखते हैं। मैं आपको एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आईपीओ की जो भी कंपनीज है, अगर आप देखोगे एक वेबसाइट मैंने आपको बताई, उस पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। 95% कंपनीज के स्टॉक नहीं चले हैं, 5% कंपनी चली है। कुछ मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ में शेयर किए थे कि मैंने कुछ कंपनी, एक कंपनी का आईपीओ लगाया, 150% का जीएमपी मिला, बेचा, उसके बाद में वो कंपनी डूब गई। 90% क्रैश है आज की डेट में। एस्ट्रन पेपर करके उस कंपनी का नाम है, 2017 में उसका आईपीओ आया था। अब यहाँ पे 63% प्रोमोटर के पास में है, 2-6% एफआईडीआई के पास में है, पब्लिक के पास में काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, इट मीन्स रिस्की। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता तो हम इसको बोल सकते थे पॉजिटिव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज की डेट में इसने एक ब्रेक डाउन कर दिया। अभी हमने यहाँ पे बातचीत की थी इस कंपनी को लेकर, एक ब्रेकआउट इसमें हुआ था, उसके बाद में स्टॉक ने कुछ 5-7% की तेजी दिखाई, अपने बॉटम से 11% ऊपर गया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट खराब आए और यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर क्या होता है, एग्जिट होता है उसके अंदर। जैसे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन कर दिया तो ये सब एग्जिट है। मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको एग्जिट करना चाहिए, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसा कोई पैटर्न देखने को मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस आपको हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सतर्क आपको हो जाना चाहिए। और न्यू लिस्टेड कंपनी में एग्जिट करने में कितना लॉस होता है, 10%, 15% हो सकता है।
आपने पैसे ही कम लगा दिया, 15,000 रुपये या जो भी आईपीओ में लिया है, तो वो अगर आपने वैसे लगा दिया तो वैसे भी पैसे कम लगाते हैं न्यू लिस्टेड कंपनी, छोटी कंपनी में तो कुछ परसेंटेज का लॉस होगा तो वो काफ़ी कम होगा। तो इन कंपनीज में इस तरह से प्ले किया जाता है। मैं अगेन ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बेचना है खरीदना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 साल का डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो बाद के जो डेटा आते हैं टेक्निकल्स होते हैं वो काफ़ी अपोजिट हो जाते हैं। इसके बाद में देखिए वारी एनर्जीज 2% गिर के बंद हो चुका है, रिकवरी इसमें देखने को मिली है। और इसके पीछे का रीज़न एक बार हम देख लेते हैं। इसके रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं थे। स्टॉक क्रैश हुआ 6% आफ्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट इनके ऑफिस के अंदर, इनकी फैसिलिटीज़ के अंदर। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम विजिट कर चुकी है, अभी और कमेंट्री आना बाकी है, किसने कुछ घपला किया या फिर क्या किया। ऑब्वियस इनकम टैक्स वाले गए हैं तो चाय पानी पीने तो गए नहीं होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च ऑपरेशन चलेगा। अब चाय पानी ये पिलाते हैं, कैसी चाय बना के पिलाते हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है, वो अलग बात है। बाकी ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अभी के समय यहाँ पे चल रही होगी। सो इसी वजह से स्टॉक गिरा है। और हो सकता है मार्केट को लगा हो कि इसके आसपास साथ की जो भी कंपनीज है उसके ऊपर भी छापे पड़े, तो विक्रम सोलर भी शायद इस वजह से गिरा हो। बाकी ऑफिशियल डेटा नहीं है कि विक्रम सोलर किस वजह से गिरा है। सो इसके अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, लेकिन ये असेंडिंग बुलिश पैटर्न का ब्रेकडाउन है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आने में और क्या होता है, क्योंकि पॉलीकैप के अंदर भी ऐसी न्यूज़ हमने सुनी थी, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं, कोई आरोप उसके ऊपर नहीं लगे। स्टॉक अभी आप देख चुके हैं कहाँ पे जा चुका है, कितना ऊपर जा चुका है। सो देखते हैं कि आगे चल के इसमें क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, फैंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज सबको मिला जिसने खरीदा। अभी सब वेट एंड वॉच कर रहे थे कि मिलता ही नहीं है, सर्किट में है, ऑर्डर लगा देते हैं पर हाथ में नहीं आता है। आज जितना उठाया जिसने भी, उसको मिल गया। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको मिला नहीं है, ये आपको दिया गया है, आपके पास में ये खुद आया है, आपने इसको खरीदा नहीं है, आपको ये बेचा गया है। 2% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, आपने ये खरीदा नहीं, आपको बेचा गया। क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या है आज के दिन। एआई कंपनी इसमें से बिकवा ली, जिससे कि नेटवेब हम बोल सकते हैं, सीटीएफ हम बोल सकते हैं, और आईटी कंपनीज में बाइंग। अभी के समय आईटी कंपनीज है 11% नीचे और यह है 53% ऊपर, यानी इसको ऊपर बेचा और आईटी कंपनीज को नीचे खरीदा। ये सही स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन जो मोमेंटम प्लेयर होते हैं वो अलग तरह से प्ले करते हैं, वो उनका स्टॉप लॉस होता है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अभी देखिए ये जो ईटीएफ है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि एनवीडिया के रिजल्ट है, एआई कंपनीज के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और एआई कंपनीज यूएस की गिरेगी तो फैंग का जो इंडेक्स है वो भी गिरेगा, फैंग गिरेगा तो ये भी गिरेगा। और जिसने बना लिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे भी अगर मुझे भी पर्सनली लेना पड़ेगा तो मैं 20% नीचे गिरे बिना तो नहीं लूँगा। मोमेंटम प्ले करना है तो क्या ही कर लूँगा, क्योंकि सर्किट में लगते हैं, खरीद भी लूँगा तो बिकेगा नहीं और मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग करनी है तो गिरावटें आती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 35% की गिरावट आई थी, उस समय बहुत सही लेवल पे अवेलेबल था। आई थिंक अपन ने यहाँ पे ही इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके बाद में एक अच्छा स्विंग मिला, एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद से चल रहा है। सो ऐसा कुछ हो जाता है, 20-30% लुढ़क जाता है तो बात इसमें बहुत सही बनेगी देखने के हिसाब से, क्योंकि 35% गिरा तो 70% चल भी गया। अगर ये 20% गिरेगा तो 40% हो सकता है चल भी जाए। सो वो फोकस यहाँ पे होने वाला है। बाकी बेचने वाले वही लोग हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है। बाकी ये जो चीज़ है वो इन्वेस्टिंग की है, क्योंकि एआई का फ्यूचर अच्छा है। हो सकता है कुछ बड़े डिप्स आपको देखने को मिल जाए, और डिप्स नहीं सह सकते हैं तो फिर वो एग्जिट करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है जिसने भी इस ईटीएफ में या जो फैंग इंडेक्स है उसके अंदर, तो वो होल्ड ही करने की कोशिश करने वाले हैं। बाकी कल के आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और आज की भी दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।